हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में जो हम 12th का वीडियो लेकर के आए थे उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसका एक डेरिवेशन हमने प्रूव किया था। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आज आपका क्लास होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना। ये क्लास 12th का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट का टॉपिक होने वाला है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये VVI टॉपिक है। 5 नंबर में इसको पूछे जाते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से बढ़िया से तैयारी कर ले ताकि आपका एकदम 5 नंबर फिक्स हो जाए। यूनिट फर्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम होगा, जिसका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी कारण क्या हो रहा है, कारण किसका हो गया, वैद्युत द्विध्रुव का। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। कौन सी स्थिति में, दो निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय का हमने डेरिवेशन क्लियर कर लिया था, आप उसको देख लेंगे एक बार। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई वेक्टर को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी का व्यंजक की प्राप्ति करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का चैप्टर होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। आप हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहे ताकि आपको जो है इस डेरिवेशन का हर बिंदु आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करना है, वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव बनाया जिस पर एक पर जो आवेश हैं ये माइनस आवेश हो गए, माइनस क्यू आवेश। चलिए यहाँ पर हमने माइनस क्यू लिख दिया, माइनस क्यू, और एक बिंदु पर लिख दिया प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इस बिंदु का नाम हमने लिखा ए और इस बिंदु का नाम लिखा बी। ए से बी को हमने मिलाया, ए से बी को मिलाया, और यही जो प्राप्त होगा वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। ठीक है, ये ए और बी हमने एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर दिया। इस वैद्युत द्विध्रुव का मैंने मध्य बिंदु लिया ओ, ध्यान से देखते चलिएगा। ओ मध्य बिंदु लिया, ए से ओ तक जो अल्प दूरी होगा वह आपका एल होगा, फिर ओ से बी तक जो अल्प दूरी होगा वह भी एल होगा। एल और एल को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एल और एल मिल करके 2L का निर्माण कर लेगा। यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा, काफ़ी मजा आने वाला है, हर बिंदु आपको समझ में आएगी। अब हम करते क्या हैं कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में हम r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये स्केल है हमारे पास। निरक्षीय स्थिति में दूरी ले लिया r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P, यहाँ पर P बिंदु ले लिया। ठीक है, और इसी P बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो अब हम करते क्या हैं कि इस दोनों को मिलाते हैं। ये दोनों आवेशों को मिलाया जाता है, बिंदु P को और जो एक आवेश लिया गया है इसको हम मिला देते हैं। एकदम देखते चलिए, इत्मीनान से देखिए, सारी कंडीशन आपको आ जाएगी समझ में। ठीक है, हो गया क्लियर, मिला दिया। यहाँ से पुनः हम करते क्या है कि बिंदु P से जो यह आवेश को लिखा गया है आप इसको मिला ले। ये देख लीजिए, मिला लिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो न्यूनकोण के साथ जो एंगल बनेगा वह थीटा एंगल होगा। फिर उसी प्रकार इस आवेश पर जो न्यूनकोण के साथ एंगल बनेगा ये भी आपका थीटा होगा। और इस बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों साइड से 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब यही P बिंदु पर मुझे क्या प्राप्त करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर। तो हम करते क्या है, इससे इसको मिला दिया। ठीक है, मिला दिया, P बिंदु पर इसको मिला दिया गया। अब हम करते क्या है कि इसमें हम चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे थीटा लिया गया है, तो इस कोण का वैल्यू भी आपका न्यूनकोण के अनुसार थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पर थीटा लिया गया है तो इस कोण के अनुसार यहाँ पर एकांतर कोण थीटा का निर्माण कर लेगा। इस थीटा का एकांतर कोण यहाँ भी आपका थीटा हो जाएगा।
और जब आप दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 2 थीटा का निर्माण कर लेगा। थीटा और थीटा मिल करके हो जाता है 2 थीटा। चलिए 2 थीटा लिख दिया। अब हम एक चतुर्भुज की रचना करते हैं, तो चतुर्भुज की रचना में क्या करते हैं कि इस बिंदु से इसको मिला दिया जाता है। हर बिंदु आपको आएंगे समझ में, एकदम इत्मीनान से हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे। फिर इससे इसको मिला दिया जाता है जो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेगा। ये देखिएगा इस कंडीशन से ये एक चतुर्भुज बना लिया, और जैसे ही चतुर्भुज बनाया तो एपी के अकॉर्डिंग, एपी के अनुदिश जो हम चुंबकीय क्षेत्र लेंगे वह एपी के अनुदिश आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हम मानेंगे V1 वेक्टर, सॉरी विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है। एपी के अनुदिश विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर हो गया आपका, ठीक है। और पीवी के अनुदिश, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, पीवी के अनुदिश जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा आपका E2 वेक्टर, ठीक है। और इस P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वह हो जाएगा E वेक्टर, और E वेक्टर का मान जो होगा वह E1 वेक्टर और लंब E2 वेक्टर के बराबर में होगा। ये लंब है, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। E1 लंब E2, यानी E1 जो होगा वह E2 पर लंब होंगे, E1 जो होगा वह E2 पर लंब होंगे। तो E वेक्टर इजकल टू E1 लंब हो गया आपका E2। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। चलिए अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला लेते हैं, आप जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में मैथ आपने पढ़ा होगा, तो कंडीशन आप जानते हैं कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो ठीक उसी प्रकार 90 के सामने वाला ये भुजा कर्ण हो गया, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो ये थीटा के सामने वाला लंब हो गया, 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, और एल जो हो गया वो आपका आधार हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये आधार हो जाएगा, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला ये आपका लंब हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे कर्ण का मान इसमें मालूम करना है कि 90 के सामने वाला कर्ण का मान क्या होगा। लंब और आधार मालूम है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है इसके लिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण इजकल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का जब मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब का वैल्यू देखा जाए आर स्क्वायर, और आधार का वैल्यू देखा जाए एल स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे कि जितना समकोण त्रिभुज ये है उतना ही तो त्रिभुज ये है। तो जब ये कर्ण का मान निकला तो इतना ही कर्ण तो यहाँ पर भी निकल करके आएगा, सेम टू सेम दोनों कर्ण आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अर्थात ये दोनों कर्ण का जो मान होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। इतना तक आ गया समझ में? चलिए तो हम करते क्या है कि अब इसमें हम भाषा लिखेंगे, थोड़ा सा भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद आपका ये डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे हम माना के पी वेक्टर इजकल टू क्यू इंटू 2L वैद्युत पी वेक्टर इजकल टू क्यू इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नाम क्या है देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम क्या लिखा गया है? AB लिखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु का नाम क्या है? द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। O से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कौन से बिंदु पर? P बिंदु पर। मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में P बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, ठीक है। भाषा के बाद फिर से देख लेंगे। माना कि P वेक्टर बराबर Q इंटू 12 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
ए बी है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपका ई वेक्टर हो गया। यहाँ तक आ गया समझ में? तो आइए अब हम करते क्या है इसमें, चलिए लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर चलेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। उसके बाद फिर प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो कंडीशन को यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। चलिए डायरेक्शन थोड़ा सा हम आपको बता दें, डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में है, ध्यान से देखिएगा। ए पी, ये डायरेक्शन देखेंगे, ये तीर का निशान लगा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में हो गया, ए पी। ए पी आगे के डायरेक्शन में, ए पी आगे के डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण ब्रैकेट में कर देंगे ए पी दिशा में, ए पी दिशा में, माइनस क्यू आवेश के कारण ए पी दिशा में कौन से बिंदु पर, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। चलिए ठीक है, मैंने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन बताया था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन होता है ई वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एपी दिशा में, तो एपी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे पी लिखा हुआ है। एपी का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र ई1 वेक्टर हो गया। तो ई के जगह पर क्या लिखेंगे, ई1 वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। आवेश समान रहेगा, ये नहीं कि माइनस क्यू आवेश यहाँ पर रख दीजिए। ये निरक्षीय स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति में होगा तो केवल हम आवेश क्यू यानी केवल प्लस क्यू की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्यू हो गया, उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर को कहते हैं दूरी, और दूरी किसकी दूरी चलना है, एपी, एपी की दूरी। तो देखिए ए से लेकर के पी तक, ए से लेकर के पी तक पिक्चर में दूरी देखिए, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ई1 वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण x। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो मैंने क्यू आवेश यहाँ पर ले लिया, अब आपके पास में बच गया प्लस क्यू आवेश। तो पुनः लिखेंगे यहाँ पर, पुनः प्लस क्यू आवेश के कारण, पुनः प्लस क्यू आवेश के कारण। चलिए दिशा बताइए तो कौन सा दिशा हो जाएगा, पी आवेश के कारण कौन सा दिशा, पी बी दिशा, पी बी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है और इस अक्ष पर देखिए बी लिखा हुआ है, और डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है, तो दिशा हो गया पी बी दिशा। तो ब्रैकेट में कर देंगे पी बी दिशा में, पी बी दिशा में, ठीक है। पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। फार्मूला आप सेम टू सेम यही चीज़ लिखेंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए पी बी डायरेक्शन को देखिए, पी से लेकर के जब बी डायरेक्शन को आप देखोगे तो पी बी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र E2 है। पी बी फिर से एक बार देख लेंगे, पी बी यहाँ पर P है और यहाँ पे B है, तब पी बी डायरेक्शन में जो विद्युत क्षेत्र है वह E2 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे E2 वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश तो Q था, और दूरी, तो दूरी का मतलब P से लेकर के B तक, तो इतना दूरी क्या है, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास में A2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण y। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। आप देख भी सकते हैं समीकरण x और समीकरण y को। समीकरण x और समीकरण y में आप देखिए RHS बराबर है, जितना ये RHS है ना उतना ये RHS है। तो जब RHS बराबर होंगे तो LHS का मान भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण x एवं y से, समीकरण x एवं y से। तो चलिए x एवं y से क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर जो होगा वो E2 वेक्टर के बराबर में हो जाएगा। तो हम लिख दिया यहाँ पर E1 वेक्टर इजकल टू E2 वेक्टर। इसीलिए जब यह दोनों आपस में बराबर होगा, जब यह E1 वेक्टर और E2 वेक्टर आपस में बराबर होगा तो ये दोनों एक दूसरे पर लंब हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। यानी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर या दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाएंगे, एस एंगल पर दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए E1 लंब E2 वेक्टर, जो कि यहाँ पे हमने आपको लिख करके बता दिया था, पहले ही बता दिया था, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो हम चलते हैं, इसीलिए परिणामी P बिंदु पर, इसलिए P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आप देखो यहाँ पर P बिंदु है और P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है, E वेक्टर। तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, E वेक्टर है, E वेक्टर है। अतः समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से देखिएगा यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चार भुजा, चार भुजा हो गया। तो ये समांतर चतुर्भुज का रूप ले लिया। तो समांतर चतुर्भुज में आप 11th में पढ़े होंगे कि आपको टॉपिक पढ़ाया गया होगा सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो उस नियम में फॉर्मूला क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो गया, तो अगर हमको E के पदों में लिखना होगा तो E वेक्टर बराबर प्राप्त हो जाएगा √अंडर E1 वेक्टर स्क्वायर जोड़ E2 वेक्टर स्क्वायर जोड़ 2 E1 वेक्टर E2 वेक्टर कॉस थीटा। ये होता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, और यही नियम सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम भी होता है। तो इसके लिए हम E वेक्टर बराबर लिखेंगे √अंडर E1 वेक्टर स्क्वायर और जोड़। अब आप देखिए E2 का मान किसके बराबर में है, E2 किसके बराबर में, E1। तो E2 को हटा करके हम E1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो E2 को हटा करके हम E1 वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 E1 वेक्टर और इनटू फिर देखेंगे यहाँ पर E2। तो E2 को हटा करके क्या लिखेगा, E2 को हटा करके हम लिखेंगे E1 वेक्टर, उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा का मान। देखिए थीटा का मान क्या प्राप्त होगा, तो थीटा यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के नियम से देख लीजिए एक बार। E वेक्टर इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम या समांतर त्रिभुज का नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम या सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। √अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2n E2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि E2 का मान, देखिए E2 का मान किसके बराबर में, E1 के बराबर में है। तो E2 को हटा करके हमने क्या किया, E1 कर दिया। उसी प्रकार E2 को हटा करके E1 कर दिया। और कॉस थीटा का मान, तो थीटा का मान यहाँ से उठा लेंगे। देखिए थीटा का मान टोटल वैल्यू क्या है, थीटा थीटा मिलकर के हो गया 2 थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पर वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस 2 थीटा हो गया। आ गया समझ में ना। ये थीटा आप देखेंगे, थीटा एंगल हो गया। तो थीटा एंगल का मान टोटल क्या हो गया, 2 थीटा। तो 2 थीटा हो गया। चलिए तो अब इसको करते क्या है, ऐड कीजिए। तो E1 वेक्टर स्क्वायर E1 वेक्टर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 E1 वेक्टर स्क्वायर प्लस E1 में E1 से गुना करेंगे तो 2 E1 स्क्वायर और कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। तो चलिए अब इसमें से कॉमन तो निकल सकता है ना,
2e1 को कॉमन निकाल लीजिए, 2e1 कॉमन निकल गया तो आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, 1 + cos 2 थीटा। अब फार्मूला इसके लिए जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। फार्मूला है 2e1 इंटू 1 + cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा के लिए फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos के पदों में। cos 2 थीटा इजकल टू फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए -1 + 1 ये आपका कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त हुआ, ई वेक्टर इजकल टू √2e1 और इसमें क्या बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वर्गमूल आपने सीखा होगा। वर्गमूल में क्या होता है कि अगर रूट के अंदर कोई संख्या जोड़ा में है तो उसमें से एक बाहर निकल जाता है, तो ई वेक्टर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर आ जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, 2 2 है तो 2 2 के लिए 1 2 बाहर आ गया, उसके बाद e1 यहाँ पे 2 है तो स्क्वायर है, e1 का मतलब e1 2 हो गया, तो 1 e1 हमने बाहर निकाल लिया, और इनटू में cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि cos स्क्वायर थीटा यानी cos 2 है तो 1 cos बाहर आ गया, cos थीटा हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे ई वेक्टर यहाँ पे ऐसा ही है, यहाँ ई वेक्टर इजकल टू 2 × e1, और e1 का मान आप देखिए, e1 का मान हम समीकरण x में निकाल चुके हैं, तो समीकरण x में क्या निकाला गया 1/4πε0 इंटू, तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/4πε0 इंटू, ठीक है इधर कर ले, 1/4πε0 q/r² प्लस l² इंटू, अब देखिए cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या है ध्यान से देखेंगे, cos थीटा भी आपको हम जस्ट बताए थे कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये हो गया आधार, और cos बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, तो ये हो गया आपका आधार हो गया l और कर्ण हो गया आपका √r² प्लस l²। तो इसके जगह पर लिखेंगे l बट्टा में √r² प्लस l²। ठीक है, चलिए, तो ई वेक्टर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, एक फार्मूला आ गया आपका 1/4πε0 और इंटू q इंटू 2l, देख लीजिए q है तो q लिखा गया, और 2l है यहाँ पे तो 2l, तो 2l की जगह पर 2l डाल दिया, बट्टा में r² प्लस l², और रूट के अंदर में आ गया, चलिए रूट यहाँ से हम हटा देते हैं, तो रूट हटाइएगा तो रूट का मतलब होता है 1/2, रूट हटेगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, तो हो गया आपके पास में r² प्लस l² का पावर आ गया 1/2, 1/2, रूट का वैल्यू होता है 1/2। तो अब क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इजकल टू 1/4πε0 इंटू में q इंटू 2l, और q इंटू 2l के लिए आप पढ़ चुके हैं, q इंटू 2l के लिए क्या होता है, q इंटू 2l के लिए होता है p वेक्टर, अभी हमने जस्ट यहाँ लिखा भी है, ध्यान से देखिएगा, q इंटू 2l, तो q इंटू 2l के लिए क्या हो गया p वेक्टर, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना, आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होता है ना, अल्पांश की जो लंबाई होता है, वह दोनों के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे r² प्लस l², हम इधर नीचे लिख करके बताते हैं, r² प्लस l² का पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है r² प्लस l² के पावर 1/2, तो यहाँ पे हो गया 1, और 1/2 का मतलब आधा, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 1/2 का मतलब आधा, तो 1 और आधा, चूँकि आधार बराबर है, r² l² यहाँ भी है, r² l² यहाँ भी है, तो दोनों का आधार बराबर है और यह गुना में है, तो जब आधार बराबर हो गुना में हो तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो इसका पावर है 1 और इसका पावर 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया आधा, और एक आधा मिल करके हो जाएगा 1.5, और 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 को भाग कीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा,
तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हो गया 3/2। 3/2 है, यहाँ पर 3/2 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक के समझ गए। अब देख लीजिए इसमें हम करते क्या हैं, अब पिक्चर को देखेंगे, आर और एल को देखिए। तो यहाँ पे आर हो गया जो ऊंचाई है ना, निरक्षीय स्थिति के लिए ऊंचाई हो गया, और एल तो अल्पांश की लंबाई है। तो आर और एल में आर का मान काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसका मान काफ़ी बड़ा हो जाएगा एल के अपेक्षा, ये आर का मान बड़ा हो जाएगा एल से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, इसीलिए एल स्क्वायर जो मान होगा वह एल स्क्वायर का मान हो जाएगा 0। तो देखिए तो क्या प्राप्त होगा, अब एल स्क्वायर की जगह पर 0 को रखेंगे तो ई वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर बटा में, चलिए एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर की जगह पर 0 रख दीजिए, तो हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस 0 और पावर हो गया 3/2। ठीक है, तो अंतिम लाइन देख लीजिए, इसको क्रॉस करके हम लिख देते हैं, ई वेक्टर इजकल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर बटा में, ध्यान से देखिएगा 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो बच गया आर स्क्वायर और पावर में 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आर के पावर 3। तो यहाँ पे आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, आर ऑफ क्यू, यानी ये जो डेरिवेशन जो प्राप्त हुआ यह निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला निकल कर क्या गया, ई वेक्टर को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया यह प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर बटे आर क्यू। ये जो प्राप्त हुआ ये निरक्षीय स्थिति के लिए डेरिवेशन है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से तैयारी कर ले, 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास डिसमिस्ड।